हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10 का जो इटली का एकीकरण था उसका भाग हमने कल संपन्न कर लिया था और आप लोगों को बताया थे कि उसमें एक भाग बाकी था जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों अलग नहीं था, ये दोनों साथ ही में चल रहा था, मगर क्या है ना कि ये दोनों अलग अलग पार्ट में बना दिया इसलिए कि आप लोगों का जो वीडियो है लंबा ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और आप लोग बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का जो टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। अब देखिए, जो जर्मनी का एकीकरण था, तो जर्मनी के एकीकरण पढ़ने से पहले हम लोग ये पहले देख लेते हैं कि जर्मनी आखिर में था क्या। तो क्या जर्मनी पहले देश था? जी नहीं। ठीक है, जर्मनी देश नहीं था। जर्मनी था क्या? तो जर्मनी था जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों का समूह। ठीक है, आपने क्या सुना? जर्मनी भाषा बोलने वाले लोगों का समूह था। उस समूह को ही जर्मनी बोला जाता था। ठीक है, उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसका जर्मन नाम था। तब क्या हुआ कि इसी भाषा जो वादी लोग थे, ठीक है, यह सन 18वीं शताब्दी से जो पहले वाली जो घटना थी उसमें इन लोगों की जो संख्या थी, जो जर्मनी वाला एरिया था, वो बहुत से छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था और सभी समूह अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषाओं के उपयोग करते थे। उनका रहन सहन, शादी विवाह, बोलचाल सब कुछ अलग था। ठीक है, मगर कारण क्या था ना कि वो सिर्फ एक ही भाषा से बंधे हुए थे, वो था जर्मन। ठीक है, जर्मन भाषा, और बस यही कारण था कि उनके एरिया को जर्मनी कहा जाता था। ठीक है, और जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज़्यादा बिस्मार्क का सबसे ज़्यादा रोल था। ठीक है, चलिए हम लोग लाइन से समझते हैं। इससे पहले जो हम आप लोगों को बताए हैं उसको हम टॉपिक वाइज लिख दिए सब कुछ। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एकदम लाइन बाई लाइन, एक एक पॉइंट को। देखिए, सन 1870 ईस्वी में पहले जो लगभग जो जर्मनी में क्षेत्र था 300 राज्यों में विभाजित था। कौन? जर्मनी। ठीक है, तो जो जर्मनी था सन 1870 ईस्वी में, उस समय सन 1870 ईस्वी में वो कितने राज्यों में, यानी कि 300 बड़े राज्यों में विभक्त था। ठीक है, तो सन 1870 ईस्वी में जो जर्मनी था वो लगभग में 300 छोटे छोटे राज्यों में क्या था? विभक्त था। और जैसे कि आप लोगों को बता दिए थे कि जो छोटे छोटे जो राज्य था, ठीक है, उन सभी में जो वहाँ के लोग रहने वाले थे उनकी सब कुछ अलग अलग था, संस्कृति, उसके बाद से रहन सहन, खान पान, बोलचाल। ठीक है, बस अंतर यही था कि उन लोगों की जो भाषा थी, ठीक है, वो जर्मनी था। अगला पॉइंट क्या है कि देखिए, वो जो 300 भाग थे ना, वो बड़े बड़े 4 भागों में बटा हुआ था, और वो चारों भाग पे अलग अलग प्रकार के लोगों द्वारा, यानी कि देशों द्वारा कब्जा था। जैसे कि उत्तरी, ठीक है, तो जो उत्तरी जर्मनी था उसपे प्रशा और सैक्सनिक, ठीक है, इन दोनों का कब्जा था। उसके बाद मध्य वाला, मध्य जर्मनी में राइनलैंड, और उसके बाद से दक्षिणी जर्मनी में वापेरिया, और उसके बाद से जो एक समूह था धार्मिक एवं सामाजिक एकता का अभाव। ठीक है, आप लोगों को बता दिए थे कि इन सब में धार्मिक और जो सामाजिक था इनमें एकता का अभाव था। ठीक है, ये सब एक धर्म और एक समाज के लोग नहीं थे, इसलिए इन लोगों का ना सबसे ज्यादा कमजोरी यही था, और कोई भी राष्ट्र आता था तो इनके ऊपर अपना अधिकार जमा करके और अपना शासन करना क्या करता था? शुरू कर देता था। तो इन लोगों में धार्मिक और सामाजिक इसका बहुत अभाव था, यानी कि कमी थी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय। आखिर में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? तो आप लोगों को बताए थे कि ऐसे समूह या ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी लाभ के या बिना किसी लालच के अगर अपने राष्ट्र के प्रति लगाव रखता है तो उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? तो देखिए सन 18वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, सन 18वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते जो वहाँ के जर्मनी के जो लोग थे उनके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति क्या होना, जो राष्ट्रवादी भावना थी वो धीरे धीरे उत्पन्न होना क्या हो गया था? शुरू हो गया था। और ये माना जाता है ना कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं नेपोलियन का हाथ था। कैसे? तो आप लोगों को बताए थे कि पूरे विश्व में, यानी कि यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवादी की जो भावना था ये फ्रांस के ही वजह से क्या हो पाया था? पूरे विश्व में फैला था, और इसीलिए जो वहाँ का जो शासक था नेपोलियन, उसी को माना जाता है। ठीक है, खास करके ये जर्मनी के लिए, है ना। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि राजनीतिक चिंतक और उसके बाद से बुद्धिजीवी वर्ग तथा प्रादुर्भाव हो गया जो निम्न थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इटली था, ठीक है, आप लोग सुनिए, जो जर्मनी था, जर्मनी के एकीकरण में खास करके वहाँ के जो राजनीतिक चिंतक थे, कहने का मतलब कि जो राजनीतिक शास्त्र थे वो, उसके बाद से बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी करने का मतलब कि पढ़े लिखे लोग, और वहाँ पे खास करके बड़े बुजुर्गों की ये सब सानिध्य होना शुरू हो गया था। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर प्रभाव होना शुरू हो गया था जर्मनी के ऊपर। इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे? इसमें 2-4 व्यक्तियों का नाम बता रहे हैं, जैसे कि स्टीन थे, उसके बाद से हिगोल थे, और उसके बाद से कांत थे।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 व्यक्ति जो थे खास करके इन वर्गों में आते थे। अगला देखिए, तो ये जो व्यक्ति थे ये जर्मनी के उदारवादियों में से ये कुछ व्यक्ति थे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला हेडिंग है नेपोलियन और जर्मन राष्ट्रवाद का विकास। आप लोगों को हम बताए थे कि नेपोलियन के वजह से ही जर्मनी में राष्ट्रवादी लोगों का सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, उदय हुआ था। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें जो पॉइंट है इसमें है फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन के युद्धों में, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के प्रक्रिया का क्या हुआ, आगाज किया गया। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जानते हैं कि जब जर्मनी पे जब फ्रांस की जब क्रांति हो रही थी सन 1789 ईस्वी के समय तक, ठीक है, तो ये जो नेपोलियन था जब ये फ्रांस के जब गद्दी पे बैठा, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ ना कि ये जो जर्मनी था इसका एकीकरण अब होना शुरू हो गया था। तो जब शुरू हो रहा था ना तो इसमें सबसे ज़्यादा माना जाता है कि जो जर्मनी था इसका एकीकरण में नेपोलियन का ही हाथ है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अगला क्या है, अगला पॉइंट है कि पवित्र रोमन साम्राज्य की समाप्ति। कहने का मतलब ये है ना कि जो ये जर्मनी था ये अभी तक एक ही ग्रुप में बंधा हुआ क्यों था, इसका सबसे प्रथम दायित्व ये था कि वो लोग पवित्र रोमानिया साम्राज्य में बंधे हुए थे, इसीलिए वो लोग अभी तक जर्मनी अलग नहीं हो पाया था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है कि सन 1806 ईस्वी में 39, ठीक है, यानी कि 39 राज्यों को राइन राज्य संघ में क्या कर दिया गया, बना दिया गया। किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा। अब देखिए क्या हुआ कि ये जितने भी व्यक्ति थे सभी लोग धार्मिक रूप से, उसके बाद सामाजिक रूप से सब कुछ अलग था, मगर इन सभी क्षेत्रों को 39 क्षेत्रों यानी कि राज्यों को देखिए मिला करके एक राइन क्षेत्र बनाया गया। और जब राइन क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया तो उसमें जितने भी लोग रहने वाले थे उन सबके अंदर ना थोड़ा सा ठेस पहुंचा कि हम लोग पहले अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग धर्म मानते थे, स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे, मगर अब क्या किया गया कि हम लोगों को जबरदस्ती एक ही क्षेत्र में सिमट करके रहना पड़ रहा है। और उसका कारण कौन था, नेपोलियन। ठीक है, और जब वो लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहना शुरू कर दिए तो उन लोगों के अंदर एक दूसरे से भाईचारा का व्यवहार हो गया। ठीक है, एक दूसरे के बीच में प्रेम संबंध बनना शुरू हो गया। अब जो भी व्यक्ति थे, ठीक है, जितने भी ग्रुप के यानी कि 39 जो थे यानी कि जो राज्य थे, इन सभी लोगों के बीच में आपस में भाईचारे का संबंध होना शुरू हो गया था। जब भाईचारे का संबंध हुआ तो इसमें आप लोग देखिएगा एक बात खास करके, जैसे कि हम लोग एक देश में रहते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आया, हमारे ऊपर शासन किया, हमारे ही लोगों को मारता पीटता, उसके बाद शासन करके चला जाता था, क्या ये अच्छा लगता, नहीं। तो अब यही जो 39 क्षेत्र के जो लोग थे ना, इनके ऊपर ये इसी प्रकार के सोच इनके अंदर जागना शुरू हो गया। अभी लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि जब हम ही लोग आपस में मिल करके नहीं रह रहे हैं तो दूसरा तो हमारा फायदा उठाएगा ही। ठीक है, तब इन लोगों के द्वारा खास करके जो 39 क्षेत्र थे इनके अंदर ही आया ना कि अब हमको अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक होना चाहिए और यहाँ से इनको हटा करके यानी कि खेदना चाहिए जो ये शासक हैं, और वहाँ पे हम लोग अपने द्वारा बनाए गए सरकार क्या करेगी, हमारे ऊपर शासन करेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए जो है कि सन 1806 ईस्वी में 39 राज्यों को राइन नामक स्थान में क्या कर दिया गया, यानी कि सिमट करके रख दिया गया और इनको एक क्षेत्र में बना दिया गया, राइन जो क्षेत्र था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, एकता की भावना। अब जितने भी लोग थे उनके अंदर तो एकता की भावना होगी। कारण क्या है कि पहले वो लोग अलग अलग क्षेत्र में रहते थे मगर अब उन्हें एक में बांध दिया गया, और इसका कारण कौन था, नेपोलियन। एकता की भावना बढ़ी और आर्थिक क्षति, ठीक है, और प्रतिष्ठा में ठेस के कारण राष्ट्रवाद का विकास। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है। आर्थिक क्षति कहने का मतलब कि जब इनके ऊपर नेपोलियन कब्जा किया होगा तो कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। ठीक है, तो वही जो आर्थिक क्षति थी ये, और प्रतिष्ठा मतलब कि जो मान मर्यादा होता है। जैसे कि आप लोगों को बताएं कि अगर कोई भी राष्ट्र, अगर हम लोग अपने देश में रह रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हमारे यहाँ शासन करना शुरू कर दे और हमारे ही लोगों को मारना और पीटना शुरू कर दे तो हमारी जो प्रतिष्ठा है वो तो खत्म होगी यानी कम होगी। और यही जो प्रतिष्ठा थी तो वो जो जर्मनी के लोग थे उनकी प्रतिष्ठा पर का ठेस पहुंचा था, और इसीलिए जितने भी ये लोग थे जर्मनी में वो सब लोग मिल करके आपस में और राष्ट्र यानी कि देश के बारे में सोचना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। और कोई भी व्यक्ति जब अपने देश के बारे में सोचना शुरू कर देता है तो ये समझ लीजिए कि उसके अंदर देश यानी कि राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई है। तो इस प्रकार से जो जर्मनी के लोग थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला पॉइंट है मेटरनिक का प्रतिवाद, ठीक है, प्रतिक्रियावाद। अभी जो व्यक्ति है मेटरनिक, ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा था इसमें, मगर ये कुछ खास किया नहीं था। ठीक है, इससे थोड़ा वहाँ की जो जनता थी थोड़ी परेशान हुई थी। जैसे कि देखिए जो मेटरनिक था ये चाहता नहीं था कुल मिलाकर के जर्मनी को एकीकरण हो यानी कि जर्मनी एक हो।
ठीक है, इसका कारण क्या था अभी देखिए। कह रहे कि वियना के संधि के बाद ऑस्ट्रिया के अंतर्गत रखा गया किसको, यही जो जर्मनी था इसको। उसके बाद से क्या हुआ कि प्रेस और प्रशासन पर कठोर नियंत्रण लगाया था, यही मेटरनिख। ठीक है, ये कह रहा था ना कि आप लोग जर्मनी के ऊपर इतना कठोर प्रतिबंध लगा दी या जर्मनी के ऊपर इतना कड़ी निगरानी रखें ताकि यहाँ के लोग फिर से राष्ट्रवाद के भावना को लेकर के अपने देश के जितने जो भी राजा है उसके खिलाफ विद्रोह ना करें। ठीक है, तो उनके ऊपर और जो प्रेस थी और जो प्रशासन थे इन सबको एकदम कठोर नियम लगा दिया गया था। अब क्या हुआ कि जब ये सब कठोर नियम लग गया था तो वहाँ पे देखिए कक्षाओं यानी कि स्कूलों में, उसके बाद से गिरजाघरों में यानी कि चर्च में, यहाँ पे हर जगह क्या किए गए थे, गुप्तचर लगाए गए थे जो जर्मनी में हो रहे, ठीक है, पल पल के खबर राजा तक पहुँचाते रहते थे। ठीक है, मगर क्या हुआ कि जब ये मेटरनिख का जब पतन हुआ, ठीक है, तो पतन के बाद यहाँ पे क्या हुआ ना कि जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था। ठीक है, तो किसके पतन के बाद, मेटरनिख के पतन के बाद। अब देखिए यहाँ पे जो अगला पॉइंट है हम लोगों का, यहाँ पे है एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। सबसे महत्वपूर्ण बिस्मार्क था और इसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, ताकि क्या हुआ, जर्मनी एकीकरण हो गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब फ्रेडरिक विलियम जब चतुर्थ के जब शासन कर रहा था जर्मनी पे, तब इसके पतन के बाद प्रशा का राजा कौन था, विलियम फर्स्ट बना था। कहाँ के, प्रशा का। और आप लोग ये याद रखिएगा कि जो जर्मनी था ना, जर्मनी के ऊपर खास करके जो फ्रांस था और उसके बाद से ऑस्ट्रिया था, ये खास करके इसके ऊपर कब्जा किए हुए थे। ठीक है, और इनको भगाने के लिए ना ये जो बिस्मार्क था, ठीक है, ये बहुत सी रणनीतियां लगा करके इनको यहाँ से खेदा था। कैसे कि जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग कोई भी राष्ट्र में रह रहे हैं, ठीक है, और कोई राष्ट्र बहुत दूर है और एक राष्ट्र इससे भी दूर है और इनका कब्जा यहाँ पे है और इनका भी कब्जा यहाँ पे है, मान के चलिए ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, मगर ये पूरा क्षेत्र जर्मनी के अंतर्गत आता है। अब क्या हुआ कि अगर मान के चलिए कि अगर हम इन दोनों को लड़ा दें और हम इनके तरफ से हों तो ये तो हार जाएंगे, तो ये यहाँ चले जाएंगे, मगर इनका तो शासन यहाँ पे रहेगा ना, तो फिर से क्या करेगा ना कि यहाँ के जितनी भी जनता थी, ठीक है, इनको और इनके साथ बीच में युद्ध कराया और इनको भी यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। मगर ऐसा करना इतना आसान भी नहीं था। ठीक है, तो उसमें क्या किया ना कि जो बिस्मार्क था ये गया इंग्लैंड के पास और उसके बाद से जो फ्रांस थे, जो भी वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनसे जाकर के भेंट किया यानी कि मुलाकात किया और उनसे कहा कि अब देखिए हमारा जो जर्मनी है, ठीक है, ये एकीकरण होना चाहता है। अगर हम जर्मनी के लिए एकीकरण होंगे तो आप लोग उसमें बीच में किसी भी प्रकार का अडिंगा मत डालिएगा, यानी कि किसी भी प्रकार का बाधा मत बनिएगा। अगर आपका भी कहीं पे भी होगा तो हम वहाँ पर बाधा नहीं बनेंगे। तो वो जितने भी राष्ट्र थे उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ अपने राष्ट्र का एकीकरण करो, हम उसमें बाधा नहीं बनेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये आया तो यहाँ पे अपने द्वारा जो भी वहाँ नीतियाँ बनाई थी वो सब आकर के यहाँ पे लागू करना शुरू कर दिया और बारी बारी से ऑस्ट्रिया को, उसके बाद से फ्रांस को, उसके बाद से रूस को, इन सबको बारी बारी से यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। चलिए देखिए उसके बाद जो अगला पॉइंट है, प्रशा का राजा कौन था, विलियम फर्स्ट बना प्रशा का। ठीक है, और यही प्रशा बाद में चल करके किस में बदल गया, जर्मनी में। अब देखिए फिर कहा कि सन 1862 ईस्वी में ऑटोमन बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो जब ऑटोमन जो बिस्मार्क था जब ये वहाँ का प्रधानमंत्री बना तो यहाँ का जो ये विलियम फर्स्ट था ना, ये विलियम फर्स्ट, इन्हीं के माध्यम से ऑटोमन बिस्मार्क को वहाँ का प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर बनाया गया। और आप लोग जानते हैं कि वहाँ के जो चांसलर होते हैं उनके हाथ में भी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि उनका पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब पावर ज़्यादा हो जाएगा तो वह व्यक्ति क्या करेगा, जो इच्छा करेगा वो करेगा। ठीक है, और एक बात ये भी है कि जो विलियम फर्स्ट था ना, ये बिस्मार्क को इतना ज़्यादा शक्ति दिया था, वो कह दिया था ना कि तुम एक प्रकार के सेना का गठन करो, ठीक है, और तुमको जो इच्छा हो वो करो, मगर इटली का एकीकरण होना जरूरी है। ठीक है, उसके लिए किसी को मारना है मारो, किसी को काटना है काटो, किसी का पैर पकड़ना है पैर पकड़ लो, मगर कैसे भी इटली का एकीकरण होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो ऑटोमन जो बिस्मार्क था ना, इसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि था, यानी कि दिमाग, कुशाग्र विद्यु था। ठीक है, इसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग था। अब ये क्या किया कि अनेक प्रकार के राष्ट्रों को आपस में मिला जुला करके या उनको लड़ा करके कैसे भी ये इटली का एकीकरण करना शुरू कर दिया था। देखिए तो जब प्रधानमंत्री बन गया ये, तो उसके बाद देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब क्या हुआ ना कि इसका जो जन्म था सन 1815 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ब्रेंडेन वर्ग में हुआ था। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि प्रख्यात, यानी कि इसके अंदर जो यह जो व्यक्ति था ये प्रख्यात राष्ट्रवादी था और कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, तो ये राष्ट्रवादी व्यक्ति था, यानी कि अपने देश के लिए कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार था। उसके बाद कूटनीतिज्ञ, यानी कि इसके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति
जो बुद्धि था ना वो कूटनीतिज्ञ था, यानी किसी देश को कैसे निपटना है, उससे कैसे लड़ना है, उससे हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना है, उसके साथ मिलकर के कार्य करना है कि उसको उसके यहाँ से हटाना है, इस प्रकार के जितनी भी प्रक्रियाएं थी, ठीक है, ये सब किया। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, एकीकरण के लिए सभी कदम उचित है। उचित है कहने का मतलब अगर किसी के साथ बढ़िया से दोस्त मित्रता का भाव निभाना है तो मित्रता भी करेंगे, अगर किसी के साथ शत्रुता का भाव निभाना है तो वो भी करेंगे, ठीक है। मगर इटली का एकीकरण रुकना नहीं चाहिए। कहीं से कि आप लोग यहाँ पे देख रहे थे कि जब ये प्रधानमंत्री बना था तो जो ये विलियम फर्स्ट था, इन्होंने इनको पूर्ण रूप से छूट दिया था या पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी थी कि आपको जो करना है वो करिए, मगर इटली का एकीकरण होना एकदम जरूरी है। अब देखिए जो अगला पॉइंट है इसमें कह रहा है कि एकीकरण भाषण, आदर्शवाद या बहुमत निर्णय से नहीं बल्कि प्रशा के नेतृत्व में क्या होगा, रक्त और लव की नीति होगी। कौन कहा था? तो इस प्रकार का जो कथन था ना, यही था ऑटोमन बिस्मार्क, इन्हीं के द्वारा। तो इसमें देखिए एक बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आता है कि रक्त और लव की नीति किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट था यानी कि ये जो कथन था ये ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा कहा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा कह रहा है कि जो ये ऑटोमन बिस्मार्क है इनके द्वारा यह कहा गया था कि जो हम लोगों का इटली है, सॉरी जर्मनी है, जर्मनी का एकीकरण भाषण देने से नहीं होगा, आदर्शवादी यानी कि आदर्श बन करके भी नहीं होगा, उसके लिए क्या करना होगा, या बहुमत निर्णय यानी कि निर्णय से भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि प्रशा के नेतृत्व में, यानी कि प्रशा तो वहां पर ही है, अब प्रशा का उस समय राजा कौन था? विलियम फर्स्ट था, इनके नेतृत्व में वहां पे रक्त और लौ की नीति अपनाई जाएगी, ठीक है। यानी कि वहां पे जो भी नियम होंगे एकदम सख्त होंगे, कानून जो भी होगा सख्त होगा, और उसके चलते हमारा जो जर्मनी है इसका क्या होगा, एकीकरण होगा। अब उसमें क्या हुआ कि जो बिस्मार्क था, ठीक है, जो ऑटोमन बिस्मार्क था, इन्होंने उनके लिए रक्त और लौ की नीति को मानते हुए उन्होंने वहां के क्षेत्र पे जो भी व्यक्ति कब्जा किए थे उनसे 3 प्रकार के युद्ध किए, और वो 3 युद्ध कौन कौन सा था हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। तब तक आप लोग इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे अगला पॉइंट, यानी कि तीनों जो युद्ध हुआ था उन तीनों युद्धों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए तो जो ये था बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा था, उसमें पहला जो युद्ध था वो डेनमार्क के साथ था। किसके साथ था? डेनमार्क के साथ। देखिए जो डेनमार्क के साथ जो युद्ध हुआ था सन 1864 ईस्वी में हुआ था। इसमें कौन कौन से हिस्से को आपस में मिलाया गया? तो इसमें देखिए एक था सेल्सविग और दूसरा था हाल्स्टीन, ठीक है। ये 2 क्षेत्र थे, इन 2 क्षेत्रों पे क्या था ना कि कब्जा किया गया था। तो देखिए क्या हुआ कि जब ये कब्जा डेनमार्क किया था तो इसमें ये कहा गया ना कि इसमें देखिए कुछ हिस्सा प्रशा का भी था, कहाँ से कि प्रशा तो खुद ही चाहता था कि हम इटली का यानी कि जो जर्मनी था, जर्मनी का क्या करें, एकीकरण करें। तो उसमें क्या हुआ कि जो प्रशा था वो ऑस्ट्रिया के साथ जाकर के बातचीत किया, कहाँ से कि जर्मनी पे ऑस्ट्रिया का भी कब्जा था, ठीक है। तो ये जाकर प्रशा का जो शासक था, ऑस्ट्रिया का शासक था, जाकर के मिल गया और मिलने के फलस्वरूप डेनमार्क के ऊपर हमला कर दिए। जब डेनमार्क के ऊपर हमला किया गया तो सन 1864 ईस्वी में यह हमला किया गया था, और इसमें जो डेनमार्क था ये हार गया, ठीक है। तो हार गया तो क्या हुआ कि आप लोग जानते हैं कि उस समय जब भी कोई राष्ट्र हारता था तो उनके ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते थे। तो इसमें क्या हुआ कि एक संधि हुआ, कौन सी संधि? गैस्टिन की संधि। और गैस्टिन की संधि जब हुआ तो ये अस्थायी से संधि था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, डेनमार्क तो हार गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो सेल्सविग था इस पर प्रशा का अधिकार होगा, और ये जो था हाल्स्टीन इस पे किसका अधिकार होगा, ऑस्ट्रिया का। अब क्या हुआ कि ये दोनों अपने अपने में सनट लिए, यानी कि समझ बुझ लिए कि ये हमारा है, ये आपका है, आप उसमें शासन कीजिए, हम यहाँ पे शासन करेंगे, और यहाँ से डेनमार्क का कहानी क्या हो गया, खत्म। तो इस प्रकार से ये पहला था। दूसरा जो था इसमें प्रशा और ऑस्ट्रिया। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि प्रशा और ऑस्ट्रिया को आपस में यहाँ पे लड़ने वाले थे। आप लोग हम पहले ही बताए थे कि उसमें क्या था ना कि जो ये प्रशा था ये बारी बारी से सबको लड़ाएगा और यहाँ से खेद देगा, और लास्ट में खुद ही जो प्रशा बचेगा उसको ऑस्ट्रिया जर्मनी में घोषित करके, और उसके बाद से पूरा राष्ट्र को क्या कर देगा, जर्मनी घोषित कर देगा। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि जब प्रशा और ऑस्ट्रिया में जब युद्ध होने वाला था, यानी कि जब इन दोनों के बीच में जब ये झगड़ा होने वाला था, तो जो ऑस्ट्रिया का जो शासक था, ठीक है, यानी कि कौन, हम लोग अभी पीछे देखे कि वो जो था जो शासक था वहाँ का, यानी कि जो प्रधानमंत्री बना था, वो क्या किया था कि फ्रांस के, रूस के और इंग्लैंड के, इन तीनों को जाकर के क्या किया था, वो इन तीनों को जाकर के बातचीत किया था और अपने पक्ष में मिला लिया था, ठीक है। इन तीनों को जब आपस में मिला लिया था तब होना क्या था कि जब यह युद्ध हुआ तो ये तीनों किसी भी प्रकार के एक्शन रिएक्शन नहीं दिखा। अब इसमें क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रिया हार गया,
ऑस्ट्रिया हार गया, ऑस्ट्रिया हार गया तो वहाँ पे प्रशा जीत गया। अब क्या हुआ कि जब प्रशा जीता ना तो इनके बीच में एक संधि बनाया गया था पहले, प्राग की संधि। जो प्राग की संधि थी जर्मनी महासंघ ने इसे क्या कर दिया, भंग कर दिया। अब क्या हुआ कि 22 जो उत्तरी राज्यों का जो संघ था का उत्तरी जर्मन महासंघ बना दिया गया और वहाँ का जो प्रधान था वो कौन हो गया, अब हो गया प्रशा, यानी कि अब प्रशा का वहाँ पे शासन होना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो ये था दूसरा। अब जो तीसरा पॉइंट है फ्रांस के साथ प्रशा का युद्ध। अब होना क्या था कि देखिए फ्रांस का भी कब्जा था, डेनमार्क का भी कब्जा था, ऑस्ट्रिया का भी कब्जा था। इन तीनों चारों को बारी बारी से प्रशा यहाँ से लड़ाई करके, युद्ध करके, जीत करके और हार कर खेत देगा। अब देखिए आप लोग अभी सोचेंगे कि सर जी क्या ये इनके पास अचानक शक्ति आ गई और ये लोग एक एक करके युद्ध जीतते जा रहे हैं, ठीक है। तो जी आप लोग ये जो समझ रहे हैं ये सही है। कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी राष्ट्र, ठीक है, जब अपनी राष्ट्र के ऊपर जब आ जाता है, जब अपने राष्ट्र को जब आज़ाद कराने के उनके अंदर जब राष्ट्रवादी भावना जग जाता है तो वो किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए उत्तेजित रहते हैं। और जो जर्मनी के लोग थे ना, खास करके युद्ध में जो कला थी, युद्ध कला में ये लोग माहिर थे और ये लोग युद्ध में इतना हरदम लीन रहते थे ताकि इन लोगों को ना टेंशन नहीं होता था कि कब लड़ना है, क्या करना है। बस केवल ये बताइए कि लड़ना किससे है, जिससे भी लड़ना है ये लोग लड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो इसीलिए ना ये बारी बारी से हर एक से जीत गए। अब देखिए जो फ्रांस था, फ्रांस के साथ भी युद्ध होने वाला था, मगर क्या फ्रांस ऐसे डायरेक्ट जाकर के लड़ जाएंगे? जी नहीं, उसके लिए कुछ रीजन ढूंढा गया, ठीक है। तो ये देखिए जो फ्रांस का जो दक्षिणी हिस्सा था, दक्षिण के जो 4 राज्य थे उनके लिए ही यह लड़ा गया था। अब हुआ क्या कि जो स्पेन था, ठीक है, स्पेन के जो उत्तराधिकारी थे उनके नाम पर फ्रांस से युद्ध। अब ये कहेंगे कि सर जी फ्रांस और स्पेन और ये जो प्रशा है इनका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो कॉम्बिनेशन ना होने का कारण क्या है कि मान के चलिए कि यहाँ पे है स्पेन और यहाँ पे है फ्रांस, ठीक है, और उसके बाद क्या है ना कि मान के चलिए कि ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो गया प्रशा। अब इस प्रकार से क्या हुआ कि इसका जो व्यक्ति है यहाँ पे जाकर के शासन करेगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ये प्रशा था ये चाहता था ना कि यहाँ पे हमारे व्यक्ति शासन करें, हम नहीं, हमारे जो समर्थन में रह रहे हैं वो। अब इसमें होना क्या था कि जो प्रशा था, और प्रशा तो चाह रहा था कि हम कैसे भी, हम कहें से कि इनके ऊपर ना इसका भी कब्जा था और इनके ऊपर फ्रांस का भी कब्जा था। तब प्रशा जो था ना वो चाह रहा था कि ये कैसे भी इनसे हम युद्ध करें, और प्रशा को इतना अपने आप पे भरोसा था कि हम भी अगर युद्ध फ्रांस से लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। अब उनको मिल गया यहाँ पे मौका। अब वो स्पेन के जो उत्तराधिकारी थे उनके नाम पर लेकर के प्रशा और फ्रांस आपस में क्या हो गए, लड़ गए। जब लड़ गए तो क्या हुआ, वहाँ पे जो युद्ध हुआ था उसका नाम था सीडान का युद्ध, ठीक है। ये कब हुआ था, तो इसका जो जिक्र है ना सन 1870 के लगभग में नियर अबाउट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम हुआ कि जो फ्रांस था वो हार गया। क्या हो गया, फ्रांस हार गया, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि 10 मई सन 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जो दक्षिणी था, ठीक है, दक्षिणी जो जर्मनी था उसको मिला लिया गया। और मिलाने के फलस्वरूप क्या गया कि राज्य को उत्तरी राज्य में मिला लिया गया। और मिलाने के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो विलियम फर्स्ट था, विलियम फर्स्ट को जो काइजर था, काइजर मतलब सम्राट होता है या चांसलर मान लीजिए, ठीक है, तो वहाँ का जो सम्राट था इसे घोषित कर दिया गया। और इस प्रकार से हम लोगों का जो जर्मनी था, जर्मनी एकीकृत हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग कॉपी वॉपी लेकर बैठे हैं तो इसको नोट करते भी चलिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों का जो कक्षा 10 का जो ये पहला पार्ट था ये खत्म, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था इसका, जर्मनी का एकीकरण। अब आप लोग ये बताइए, आप हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कारण और जब सब्सक्राइब कर लिए तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। कारण क्या है ना, हम लोगों का जो भी अगला नया वीडियो डाला जाएगा तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप लोग बने रहिए एमके स्टडी वर्ल्ड के साथ। और आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।